हेलो फ्रेंड्स, मैं रंजना और आज हम लोग बात करने वाले हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिसका इलाज संभव नहीं है। एक बार अगर ये बीमारी किसी भी व्यक्ति को हो गई तो फिर हम चाह के भी उस व्यक्ति की जान को नहीं बचा सकते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं रेबीज के बारे में। रेबीज एक ऐसी बीमारी है जिसका सिर्फ और सिर्फ बचाव ही हम कर सकते हैं। मतलब उस बीमारी के होने से पहले ही अगर हम प्रिवेंशन कर लें, बचाव कर लें तो हम उस व्यक्ति को बचा सकते हैं। अदरवाइज उसकी जान को बचाना बहुत ही हमारे लिए रिस्की हो जाता है। जी, आज हम बात कर रहे हैं रेबीज के बारे में। तो रेबीज एक ऐसी बीमारी होती है जो स्पेशली फैलती है जो कुत्ते होते हैं या फिर बिल्लियां होती हैं या फिर हम चमगादड़ की बात करें, जैसा कि आप फिगर में देख रहे होंगे, तो जो डॉग बाइट्स होता है या फिर जो कैट बाइट्स होती है या फिर जो बैट बाइट्स होता है, इसके द्वारा जो बीमारी फैलती है उसको हम बोलते हैं रेबीज। और रेबीज क्या होती है? वो एक इन्फेक्शन होता है जो, मान लीजिए हम कुत्ते की ही बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है तो कुत्ते की जो सैलिवा होती है, लार होती है, उसमें जो रेबीज के कीटाणु होते हैं वो मौजूद होते हैं और फिर वो डायरेक्ट कहाँ पहुंचते हैं? व्यक्ति के ब्लड में पहुंचते हैं और व्यक्ति का जो सीनस होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको प्रभावित करता है और इस वजह से व्यक्ति को ये बीमारी हो जाती है, जिसमें उसकी जान बचाना बहुत ही हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। लेकिन उसमें भी कंडीशन होती है, अगर समय रहते हम उसका इलाज करवा लें तो हम व्यक्ति को बचा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती। तो आज की वीडियो के थ्रू हम ये जानेंगे कि जो रेबीज होता है ये क्या होता है, इसका हम ट्रीटमेंट किस तरह से कर सकते हैं, कौन से ऐसे लक्षण होते हैं जो रेबीज होने के बाद एक व्यक्ति में दिखाई देते हैं, कौन सी वैक्सीन होती है जो रेबीज से बचाने के लिए लगाई जाती है और ये वैक्सीन किस डोज में लगती है, कहाँ पे लगती है और कितनी ml में लगती है। इन सब चीजों के बारे में हम बिल्कुल डिटेल में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले आपने जान लिया कि रेबीज क्या है। रेबीज एक जूनोटिक बीमारी है, मतलब कि ऐसी बीमारी जो जानवरों के द्वारा मनुष्य में फैलती है, उसको हम बोलते हैं जूनोटिक डिजीज। तो ये क्या है, ये हम बात करते हैं रेबीज की। अब बात करें कि रेबीज क्या है। अगर एक लाइन में हमको लिखना हो कि रेबीज क्या है, रेबीज इज अ वायरल infection that spreads to people from saliva of infected animals। मतलब कि रेबीज एक ऐसी बीमारी होती है जो व्यक्ति को फैलती है, किसके द्वारा? जो इन्फेक्टेड एनिमल्स होते हैं उनके सलाइवा के द्वारा। अब सलाइवा कैसे पहुंचेगा व्यक्ति के अंदर? जब कोई भी कुत्ता है, बिल्ली है, जब व्यक्ति को डायरेक्ट काट ले कहीं पे, तो जब काटता है और उसके जो दांत होते हैं जब अंदर धंस जाते हैं तो डायरेक्ट वो किसे कांटेक्ट करता है? उसका जो सलाइवा होता है वो डायरेक्ट व्यक्ति के ब्लड से कांटेक्ट करता है, मतलब उसके संपर्क में आता है, जिसकी वजह से जो रेबीज के कीटाणु होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, वो डायरेक्ट व्यक्ति का जो सीनस होता है, जिसको हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम कहते हैं, सीएनएस होता है, इसको प्रभावित करता है। मतलब कि अगर किसी भी व्यक्ति को डॉग ने बाइट किया, कुत्ते ने काटा, तो अब कुत्ते की जो सलाइवा होगी, जो उसकी लार होगी, वो कहाँ पे जाएगी? ब्लड के थ्रू व्यक्ति के ब्लड के थ्रू कहाँ पे जाएगी? सीनस में जाएगी और उसके द्वारा व्यक्ति का पूरा जो तंत्रिका तंत्र है वो प्रभावित हो जाएगा और फिर उस व्यक्ति के अंदर रेबीज के लक्षण दिखने लगते हैं। तो सिंपली समझ में आ गया कि रेबीज क्या है। तो रेबीज जानवरों के द्वारा फैलने वाली एक बीमारी है। मुख्यतः कौन से जानवर इसमें इन्वॉल्व रहते हैं उसके बारे में हमने बात कर ली। किस तरह से फैलता है? जानवर के लार के द्वारा फैलता है और अगर वो जानवर इन्फेक्टेड है तब। अब हम देख लेते हैं कि जो एनिमल बाइट्स होता है, मतलब डॉग बाइट्स है या फिर कैट बाइट है, इसके कितने स्टेज होते हैं, क्योंकि बहुत बार लोगों को ये नहीं पता होता है कि हमको रेबीज का इंजेक्शन कब लगवाना चाहिए। रेबीज का इंजेक्शन वैसे नुकसान नहीं करता है, आप चाहे तो प्रिवेंशन के तौर पे आप इसको पहले भी लगवा सकते हैं। जिस तरह से बच्चों को एट बर्थ, जन्म के बाद ही बीसीजी का इंजेक्शन लगता है, फिर जब बच्चा 1.5 महीने का होता है तो पेंटा लगता है, तो उसी तरह से आप चाहें तो आप रेबीज की वैक्सीन पहले से ही प्रिवेंशन के तौर पे ले सकते हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया है तो उस दौरान वो रेबीज का इंजेक्शन कब ले, ये बहुत बड़ा सवाल होता है एक व्यक्ति के लिए, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें डॉग बाइट की, तो यहाँ पे देखिए ये है स्टेज फर्स्ट। ये क्या है? ये है स्टेज
फर्स्ट। स्टेज फर्स्ट में क्या होता है कि कुत्ते ने काटा, स्किन के कांटेक्ट में वो गया, लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि उसके जो दांत होते हैं वो अंदर नहीं धंसे होते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं स्किन कांटेक्ट बट नो पंक्चर। मतलब कि यहाँ पे स्किन से कांटेक्ट तो हुआ, उसके दांत जो है कुत्ते के वो लगे तो यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे किसी भी तरह का कोई घाव नहीं हुआ। तो यहाँ पे अब व्यक्ति को वैक्सीन की कोई जरूरत नहीं है। अगर व्यक्ति चाहे तो वैक्सीन ना लगवाए, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। उसको क्या करना है कि जैसे ही अगर कुत्ते ने यहाँ पे पकड़ लिया है, दांत नहीं लगे हैं, कोई ब्लड नहीं आ रहा है, कोई ऐसे स्पॉट नहीं बने हैं, तो आपको वहाँ पे तुरंत उस एरिया को साबुन पानी से धुल लेना है 10 से 15 मिनट तक, या फिर अगर आपके पास सेवलॉन उपलब्ध है तो आप उससे भी धुल सकते हैं। और लगातार आपको ये 10 से 15 मिनट तक धुलना है, वो भी रनिंग वाटर से, मतलब कि नल के पानी से, बहते हुए पानी से धुलना है। ऐसा नहीं कि कटोरे में आपने पानी ले लिया, बाउल में पानी ले लिया और उसी से बार बार धुल रहे हैं, नहीं, आपको रनिंग वाटर से उसको वॉश करना है 10 से 15 मिनट तक, और कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे में भी इन्फेक्शन हो सकता है, तो आप क्या करिए कि टिटनेस का एक टीका लगवा लीजिए, टिटनेस की एक वैक्सीन लगवा लीजिए। कुत्ता काटने के बाद टिटनेस की वैक्सीन लगवाना बहुत ही जरूरी होता है, तो आप अपने बचाव के लिए लगवा सकते हैं। सेकेंड स्टेज यहाँ पे होता है। सेकेंड स्टेज क्या होता है? सेकेंड स्टेज होता है कि कुत्ते ने काट लिया और वहां पे एक या फिर एक से अधिक वहां पे कुत्ते के दांत लग जाते हैं, मतलब स्पॉट बन जाते हैं और वहां पे ब्लीडिंग भी होने लगती है, ब्लड भी आ जाता है। तो उस दौरान तुरंत हमको जरूरत होती है केयर की। अब यहाँ पे क्या करना होता है, अगर कुत्ते ने काट लिया है, एक दांत लगा है या फिर एक से अधिक दांत लगे हैं, 3-4 दांत लगे हैं, तो हमको क्या करना है, तुरंत जैसे कि हमने फर्स्ट स्टेज में किया था, तुरंत हमको इस घाव को धुलना है। किससे? साबुन पानी से धुलना है। साबुन पानी इजिली अवेलेबल हो जाता है, तो आप उससे धुलिए। उसके बाद फिर आप नियरेस्ट प्राइवेट सेक्टर पे या फिर गवर्नमेंट सेक्टर पे जाके एक टिटनेस का टीका सबसे पहले लगवा लीजिए। उसके बाद अब रेबीज का टीका आपको लगवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपकी स्किन है, आपकी जो त्वचा है, वो क्या हुई, टीयर हो चुके हैं, यहाँ पे ब्लड आ चुका है। जो भी एनिमल ने आपको काटा है, जिस भी जानवर ने आपको काटा है, उसका जो लार है, सलाइवा है, वो आपके ब्लड के कांटेक्ट में आ चुका है। तो मे भी आपको रिस्क है, मे भी नहीं कह सकते, हम कह सकते हैं 70% आपको रिस्क है कि रेबीज हो सकता है। तो यहाँ पे वैक्सीन लगवाना नेसेसरी है। अब कब लगवानी चाहिए, कितनी देर में लगवानी चाहिए, कितनी लगवानी चाहिए, इसके बारे में हम अभी बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें आता है थर्ड स्टेज। थर्ड स्टेज बहुत ही गंभीर होता है। इसमें क्या होता है कि जो भी जानवर काटता है वो वहाँ का मांस पूरी तरह से निकाल लेता है। जैसे कि यहाँ पे फिगर में आपको दिख रहा होगा कि यहाँ का जो घाव है बहुत ही बड़ा दिख रहा है, बहुत ही डीपली बाइट करता है, वहाँ की मांस पूरी तरह से निकाल देता है। तो इस अवस्था में आपको भी वही काम करना है जो आपने फर्स्ट और सेकेंड में किया था, मतलब कि सबसे पहले घाव को धुलना है। कभी भी अगर कुत्ता काटता है या फिर बिल्ली काटती है, तो उस दौरान जो घाव होता है उस पर हम स्टिचिंग नहीं करवाते हैं, मतलब टाँके नहीं लगते हैं। इसमें टाँके लगवाना पूरी तरह से प्रतिबंधित होता है, क्योंकि इसकी वजह से जो इन्फेक्शन होगा उसके बढ़ने के रिस्क ज्यादा हो जाते हैं। उसके बाद नियरेस्ट जो भी हमारे पास सुविधा है प्राइवेट सेक्टर की या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की, वहां पे जाके हम अगली सेवाएं अपनी लेते हैं। तो क्या हम इसके लिए कर सकते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता दिया कि सबसे पहला काम हमको क्या करना है, धुलाई करनी है, और उसके बाद क्या लेना है, टिटनेस का वैक्सीन लेना है। उसके बाद स्टेज पे डिपेंड करता है, फर्स्ट स्टेज है तो फिर हमको रेबीज इंजेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर सेकेंड या थर्ड स्टेज है तो फिर रेबीज लेने की जरूरत पड़ती है। अब रेबीज कब लेना चाहिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया है और ब्लड आ गया है, घाव है, तो उस दौरान हमको रेबीज का वैक्सीन लेना जरूरी हो जाता है। तो आप रेबीज का वैक्सीन 24 घंटे के अंदर ले लें तो बहुत ही बेहतर है। लेकिन अगर 24 घंटे के अंदर नहीं लग पा रहा है तो कम से कम मैक्सिमम आप क्या करिए, मैक्सिमम 72 घंटे के अंदर तो आप लगवा ही लीजिए। अगर इस दौरान भी वैक्सीन नहीं लग पाती है तब रेबीज होने का रिस्क
100% रहता है कि उस व्यक्ति को हो सकता है। हाँ, अगर उस कुत्ते ने जिसने भी काटा है अगर उसको वैक्सीन लगी है, क्योंकि बहुत सारे हमारे पास पालतू जानवर भी होते हैं, बहुत लोग कुत्ते भी पालते हैं, बहुत लोग बिल्लियां भी पालते हैं और उनको नियमित वैक्सीनेशन भी करवाते हैं। अगर उस कुत्ते जिस कुत्ते ने आपको काटा है अगर उसको वैक्सीनेशन हुआ है तो फिर हो सकता है कि उसके अंदर रेबीज के कीटाणु ना हो, आपको रेबीज ना हो। क्योंकि अगर आपको किसी ऐसे कुत्ते ने काट लिया है जो गली मोहल्ले का कुत्ता है या फिर पागल कुत्ता है, जैसे आवारा कुत्ते घूमते रहते हैं, अगर ऐसे कुत्ते ने काटा हुआ है तो फिर 90% रिस्क रहता है कि आपको रेबीज हो सकता है। तो उस दौरान तुरंत जितनी जल्दी हो सके रेबीज का वैक्सीन लगवा लेना चाहिए, नहीं तो आपके लिए क्रिटिकल कंडीशन हो जाएगी, आपकी जान के लिए खतरा हो सकता है। तो ये जो वैक्सीन होती है इसको हम बोलते हैं ARV, जिसका नाम होता है एंटी रेबीज वैक्सीन, एंटी रेबीज वैक्सीन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम बोलते हैं ARV। अब जो ये ARV वैक्सीन होती है ये 2 तरह की होती है। कौन कौन सी होती है? ये 2 तरह की होती है। एक होती है जिसको हम बोलते हैं सेल कल्चर वैक्सीन, सेल कल्चर वैक्सीन, जिसको शॉर्ट में हम बोलते हैं CCV। और दूसरी होती है प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं PDIV। तो ये 2 वैक्सीन होती हैं जो किस में आती हैं? ARV में आती हैं, एंटी रेबीज वैक्सीन में आती हैं। अब कहीं पे ये वाली वैक्सीन अवेलेबल होती है और कहीं पे ये वाली वैक्सीन अवेलेबल होती है, दोनों का काम सेम होता है। तो आप जो भी आपके यहाँ उपलब्धता है आप उसको लगवा सकते हैं। नॉर्मल हम किस नाम से जानते हैं? रेबीज वैक्सीन के नाम से इसको जानते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ये ARV वैक्सीन होती है ये किस तरह से स्टोर किया जाता है, तो ये पाउडर फॉर्म में आता है। किस फॉर्म में आता है? पाउडर फॉर्म में आता है और इसके साथ एक डायलेंट रहता है। पाउडर फॉर्म में हम इसको स्टोर करके रखते हैं और जब इसकी जरूरत पड़ती है तो जो इसके साथ डायलेंट रहता है, मतलब कि इसको घोलने वाला सब्सटेंस रहता है, उसके साथ हम घोल के उस व्यक्ति को दे देते हैं जिसको इसकी जरूरत पड़ती है। और एक बार इस घोल को बनाने के बाद हम 8 घंटे तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर 8 घंटे में हमने इसका प्रयोग कर लिया तब तो ठीक है, नहीं तो बाकी वैक्सीन क्या होती है? फेंक दी जाती है, वेस्ट हो जाती है, क्योंकि एक बार घोलने के बाद हम 8 घंटे तक इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो जब भी ये वैक्सीन का वायल खोला जाता है, जो ARV की वैक्सीन होती है इसका वायल खोला जाता है तो उस पर डेट और टाइम जरूर लिखा जाता है। तो जब भी आप कहीं पे भी वैक्सीनेशन के लिए जाएं तो आपको इतना जागरूक होना चाहिए कि आप पहले ये देख लें कि जो डॉक्टर आपको ये वैक्सीन दे रहा है वो नया वायल खोल रहा है या फिर उसने पहले से ही वो वैक्सीन बना के रखी हुई है। अगर बना के रखी हुई है तो वो कब की बनी हुई है, क्योंकि अगर 8 घंटे के अंदर लगता है तभी वो वर्क करेगी, अदरवाइज वो वर्क नहीं करेगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसको कितने टेम्परेचर पे स्टोर किया जाता है, तो इसको 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे स्टोर करके रखा जाता है। इसलिए इस वैक्सीन को हमेशा फ्रिज में रखा जाता है। इसको ठंडी जगह की जरूरत होती है, अदरवाइज ये खराब हो जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि जो ARV वैक्सीन होती है उसकी क्या डोज होती है, तो हमने स्टार्टिंग में ही देखा था कि जो ARV वैक्सीन होती है इसके 2 टाइप होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं CCV, सेल कल्चर वैक्सीन, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं PDEV, प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन। तो जो ये दोनों वैक्सीन है इनकी डोज अलग अलग है। अभी रिसेंटली मुझे एक लोगों ने कमेंट किया था कि मुझे रेबीज का वैक्सीन जो डॉक्टर है उन्होंने 0.1 ml दे दिया, जबकि मैंने पढ़ रखा है कि WHO के अकॉर्डिंग जो ARV की डोज होती है वो 0.5 ml होती है। तो आपने बिल्कुल सही पढ़ा था, लेकिन वहाँ पे क्या है कि जो वैक्सीन होती है वैक्सीन के अकॉर्डिंग जो इसकी डोज होती है वो अलग अलग होती है। जैसे कि अगर हम बात करें तो जो सेल कल्चर वैक्सीन होती है इसकी जो डोज होती है वो 0.5 ml होती है, 0.5 ml होती है। और वहीं पे जो ये प्यूरिफाइड डक एम्ब्रियो वैक्सीन होती है इसकी जो डोज होती है ये 0.1 ml होती है। ये दोनों ही एंटी रेबीज वैक्सीन होती हैं, बस इनका जो फार्मूला है वो अलग है। इसकी वजह से जो इनका डोज है वो भी चेंज हो गया है, लेकिन वर्क दोनों का एक ही है।
दोनों रेबीज से बचाने का काम करती हैं। और अगर हम बात करें कि इनका रूट क्या होता है, मतलब कहाँ पे ये दी जाती हैं, अगर रूट की बात करें तो ये दोनों जो अपर आर्म होती है, अपर आर्म जो अपर आर्म होता है, अपर आर्म में जो डेल्टॉइड मसल्स होती है, यहाँ पे आप फिगर में देख रहे होंगे कि जो ये अपर आर्म में जो ये डेल्टॉइड मसल्स होती है वहीं पे दी जाती है। और ये किस तरह से दी जाती है, इसकी साइड क्या होती है, तो इसको हम देते हैं इंट्राडर्मल, इसको हम देते हैं इंट्राडर्मल। जिस तरह से बीसीजी का इंजेक्शन लगता है उस तरह से हम इसको देते हैं। जैसे अगर किसी भी व्यक्ति ने एंटी एलर्जिक जो रिएक्शन टेस्ट होता है उसको करवाया होगा, या फिर किसी ने मोन्टाक्स टेस्ट करवाया होगा, तो उसको पता होगा कि जो ये स्किन का सबसे ऊपरी लेयर होती है वहां पे ये वैक्सीन दी जाती है। और ये जो वैक्सीन होती है ये 15 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है, 15 डिग्री एंगल पे लगाई जाती है। और जब इसको हम लगाते हैं तो जो अपर आर्म के जिस एरिया पे हम लगा रहे हैं वहां पे एक ब्लिस्टर फॉर्म जैसा बन जाता है जो हमको बिल्कुल दिखाई देता है, और वो इस बात का संकेत होता है कि वैक्सीन बिल्कुल सही तरीके से लगाई गई है। तो इस तरह से आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आप देखिए छोटा सा ब्लिस्टर जैसा बन गया है। तो आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइए, अगर आप कहीं पे भी जा रहे हैं, एंटी रेबीज की वैक्सीन ले रहे हैं और आपको अगर डॉक्टर 0.1 ml दे रहे हैं या फिर 0.5 ml दे रहे हैं, तो आप कंफ्यूज नहीं होइए। आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि मुझे कौन सी वैक्सीन लग रही है, एआरवी में ही मुझे कौन सी वैक्सीन लग रही है, क्योंकि वैक्सीन के अकॉर्डिंग इसका डोज अलग अलग है। अब यहाँ पे देखिए कि जो 0.5 ml वैक्सीन दी जा रही है ये सिर्फ एक बाह में नहीं दी जाती, बल्कि ये ईच आर्म में दी जाती है, मतलब दोनों बाह में दी जाती है। हमेशा इसकी दो डोज लगती है। मतलब अगर किसी भी व्यक्ति को ये मान लीजिए कि हम सीसीवी वाली वैक्सीन ही दे रहे हैं, सेल कल्चर वैक्सीन ही दे रहे हैं, तो फिर हम क्या करेंगे कि जो लेफ्ट आर्म होगी, जो लेफ्ट आर्म होगा उसमें 0.5 ml देंगे, और वहीं पे जो राइट आर्म होगी उसमें भी हम 0.5 ml देंगे। इसी तरह से जो ये वैक्सीन है इसको भी हम दोनों हाथों में लगाएंगे और 0.1 ml ही लगाएंगे। तो इसके लिए आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होइएगा। अब अगर हम बात करें कि इसका शेड्यूल क्या होता है, किस तरह से ये वैक्सीन हमको लगवानी चाहिए, क्योंकि बहुत लोगों को नहीं पता होता है। अगर हम इसके शेड्यूल की बात करें तो इसका क्या शेड्यूल होता है, तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहली बार एआरवी का वैक्सीन ले रहा है, अगर वो फर्स्ट टाइम एआरवी का वैक्सीन ले रहा है, तो उस व्यक्ति को टोटल इसकी कितनी डोजें लगेंगी, टोटल इसको 5 डोज लेनी पड़ेगी। टोटल कितनी, 5 डोज लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो पहले से ही रेबीज का इंजेक्शन लगवा चुका है खुद को बचाने के लिए, जिस तरह से जब कोरोना का समय आया था तो उस दौरान सभी लोग कोवैक्सीन या फिर कोविशील्ड लगवा रहे थे ताकि हमें कोरोना ना हो, तो वो क्या था, वो एक प्रिवेंशन था, बचाव था। इसी तरह से रेबीज के बचाव के लिए ही बहुत लोग क्या करते हैं, पहले से ही एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा लेते हैं। अब अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसने एंटी रेबीज वैक्सीन लगवा रखी है, इसके बाद 2 साल या 1.5 साल या 3 साल बाद उसको कुत्ते ने काट लिया, तो वो व्यक्ति जब जाता है तो डॉक्टर जब हिस्ट्री लेते हैं तो वो पूछते हैं कि आपने पहले ये वैक्सीन लगवा तो नहीं रखी है। तो अगर वो व्यक्ति बताता है कि हाँ मैंने 1.5 साल 2 साल पहले ये वैक्सीन लगवा रखी है, तो उन व्यक्तियों को जो एआरवी की वैक्सीन होती है, एआरवी की वैक्सीन होती है, उसकी जो रीडोज होती है वो सिर्फ और सिर्फ 2 डोज लगवानी रहती है, सिर्फ 2 डोज लगती है, उनको फिर 5 डोज नहीं लगती। अगर कोई फ्रेश व्यक्ति पहली बार लगवा रहा है तब उसको 5 डोज लगती है। तो अब ये स्टार्ट कहाँ से होगी, अगर किसी भी व्यक्ति को कुत्ते ने काट दिया है तो पहली डोज वो कब लेगा, पहली डोज वो 24 घंटे या फिर 72 घंटे के अंदर ले लेता है। और दूसरी डोज वो कब लेगा, दूसरी डोज वो लेगा तीसरे दिन। अब तीसरा दिन कहाँ से काउंट किया जाएगा, पहली डोज से काउंट किया जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति ने मान लीजिए कि 17 तारीख को, किसी भी महीने की 17 तारीख को पहली डोज ले रखी है, तो अब 17 तारीख के 3 दिन बाद कौन सी डोज, कौन सा दिन आएगा या कौन सी डेट आएगी, तो यहाँ पे 18, 19, 20, मतलब तीसरे दिन कौन सा दिन डेट आएगी, 20 तारीख आएगी। मतलब कि जो दूसरी डोज होगी तीसरे दिन वो 20 तारीख को नंबर उसका आएगा, अगर उसने 17 तारीख को पहली डोज ली है तो। अब वहीं पे बात करें कि तीसरी डोज कब लगेगी, तो तीसरी डोज लगती है 7वें दिन। अब 7वां दिन हम यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, दूसरी डोज से हम 7वां दिन नहीं काउंट करेंगे, बल्कि इसको हम काउंट करते हैं
पहली वाली डोज से। तो पहली डोज उसको कब लगी थी? 17 तारीख को। तो 17 तारीख के बाद जो 7वां दिन आएगा वो उसकी तीसरी डोज का ड्यू होगा। तो कब आएगा? अगर किसी व्यक्ति को 17 तारीख को लगा है तो दूसरी डोज उसको कब लग गई? 20 तारीख को लग गई। अब उसके बाद यहाँ पे उसके 3 दिन कंप्लीट हो रहे थे, तो 21 तारीख को उसका चौथा दिन होगा, 22 को पांचवा, 23 को छठवां और 24 को उसका 7वां दिन होगा। मतलब कि 24 तारीख को उस व्यक्ति को तीसरी डोज लगेगी। इसी तरह से अब जो चौथी डोज है वो कब लगती है? तो चौथी डोज लगती है 14वें दिन। अब 14वें दिन हम कहाँ से काउंट करेंगे? यहाँ से, या फिर यहाँ से काउंट नहीं करेंगे, बल्कि सीधे हम जो पहली डोज लगी होगी वहां से काउंट करते हैं। तो 17 तारीख के बाद हम 14 दिन इसमें ऐड करेंगे। तो 17 के बाद 14वां जो भी डेट पड़ेगी 14 दिन के बाद, उसी दिन उसको चौथी डोज लगेगी। तो अगर हम यहाँ से काउंट करें तो यहाँ पे क्या था? 7वां दिन था। 25 को क्या हुआ? 8वां दिन। 26 को 9वां दिन। 27 को 10वां। 28 को 11। 22 को 12। 23 को 13 और 24 को 14। इसका मतलब कि जो 24 तारीख होगी उस दिन उस व्यक्ति को चौथी डोज लगेगी। इसके बाद जो 5वीं डोज होती है ये कब लगती है? तो 5वीं डोज 28 या फिर 30वें दिन उस व्यक्ति को लेनी चाहिए। अब इसको भी हम कहाँ से काउंट करेंगे? पहले डोज से ही काउंट करेंगे, दूसरे, तीसरे या चौथी डोज से काउंट नहीं करेंगे। तो ये एक शेड्यूल होता है ARV वैक्सीन लेने का। अगर आपको नहीं पता है तो भी आपको ये शेड्यूल जानना बहुत जरूरी हो सकता है फ्यूचर में इसकी जरूरत पड़ जाए, या फिर कोई आपका पड़ोसी हो उसको जरूरत पड़ जाए, या फिर कोई आपका सगा संबंधी हो उसको जरूरत पड़ जाए। अगर आप जानते रहेंगे तो आप कहते हैं ना कि जानकारी बेहतर होती है। अगर आप जानते रहेंगे तो आपके लिए और आपके परिवार के लिए, आपके समुदाय के लिए, सबके लिए बढ़िया होगा। तो किसी भी व्यक्ति को अगर ARV की डोज लेनी है फर्स्ट टाइम तो उसको 5 डोज लेनी रहती है, और अगर दूसरी टाइम लेना है तो सिर्फ 2 डोज लेनी रहती है। तो इसमें पहली डोज कब लेगा? वही शेड्यूल होगा, 24 या फिर 72 घंटे के अंदर लेगा, और दूसरी डोज लेगा तीसरे दिन। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम बात करते हैं साइन एंड सिम्टम की, कि अगर किसी भी व्यक्ति को रेबीज का इन्फेक्शन शुरू हो रहा है तो उसमें कौन कौन से लक्षण दिखेंगे, हमको कैसे पता चलेगा कि इस व्यक्ति को कुत्ते ने काट लिया है, अब इसके अंदर जो रेबीज है उसके लक्षण शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा? पेन एंड ईजिंग एट द साइट ऑफ बाइट, मतलब कि जिस जगह पे कुत्ते ने काटा है, जो घाव है उस एरिए पे उस व्यक्ति को क्या होगी? खुजली होगी, और दर्द तो होगा ही। नॉर्मली अगर हमको कहीं पे भी चोट लगती है तो दर्द तो रहता ही है। तो ये तो नॉर्मल सा है कि कुत्ते ने काटा है, और अगर घाव ज्यादा गहरा है तो वहाँ पे दर्द होगा। लेकिन दर्द के साथ अगर खुजली हो रही है तो वो इस बात का संकेत है कि वहाँ पे मे भी इन्फेक्शन हो रहा है, क्योंकि खुजली होने का मतलब ये है कि यहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। तो 80% ये नॉर्मल सा लक्षण है जो हमको देखने को मिल जाता है। तो इसको हम इस बात से नहीं कह सकते, ये नहीं कह सकते इस लक्षण के आधार पे कि उस व्यक्ति को रेबीज 100% हो रहा है, क्योंकि उसका क्या हुआ है? उसको शरीर पे क्या हुआ है? घाव हुआ है, कुत्ते ने काट रखा है, इस वजह से उसको दर्द या खुजली हो सकती है। तो वहाँ पे जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर ARV वैक्सीन के साथ साथ बहुत सारी जो बैक्टीरियल मेडिसिन होती हैं वो भी चलाते हैं, जिसकी वजह से जो बैक्टीरिया है वो खत्म हो जाए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन खत्म हो जाए। नेक्स्ट क्या है? अगर व्यक्ति को फीवर आ रहा है, अब जो फीवर होता है वो इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति के अंदर संक्रमण बढ़ रहा है। जैसे जैसे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे ये समझ में आने लगता है कि व्यक्ति के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, संक्रमण है, वो बढ़ रहा है। दवा खा रहा है फिर भी उसको फीवर आ रहा है, इसका मतलब उसके शरीर में क्या हो रहा है? इन्फेक्शन का जो प्रभाव है वो क्या हो रहा है? वो दिन प्रतिदिन ज्यादा होता जा रहा है। इसके अलावा अगर व्यक्ति को क्या है? सर दर्द की समस्या हो रही है, हेडेक की समस्या हो रही है, क्योंकि अब वहाँ पे व्यक्ति का जो ब्रेन है, हेड है, वो भी क्या है? सर है, वो प्रभावित हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जो रेबीज है उसका इन्फेक्शन अब व्यक्ति के सर तक पहुँचने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से अब धीरे धीरे जो ब्लड सर्कुलेशन है वो भी बाधित होता है। साथ ही जो व्यक्ति को हेडेक की समस्या हो रही है वो ये लक्षण बताती है कि उसके अंदर अब रेबीज का जो प्रभाव है वो दिख रहा है। अगर व्यक्ति को सिर्फ पेन एंड ईचिंग है तो हम नहीं कह सकते कि उसको रेबीज है, लेकिन अगर उसको फीवर भी आ रहा है, साथ में हेडेक है, मतलब कि अब उसमें स्टार्टिंग हो चुकी है।
नेक्स्ट, अगर व्यक्ति को फियर ऑफ इम्बेडिंग है तो ये भी एक लक्षण होता है किसका, रेबीज का। नेक्स्ट क्या है, हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया सबसे जैसे कि फोबिया का महत्वपूर्ण लक्षण होता है कि अगर व्यक्ति को पानी से डर लग रहा है, मतलब उसके अंदर रेबीज के लक्षण 80% आ चुके हैं। आपने देखा होगा कि कुत्तों को पानी से बहुत डर लगता है, तो इसी तरह से जो इसके लक्षण होते हैं वो अब मनुष्य में दिखने लगते हैं, क्योंकि उसके अंदर रेबीज अब धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसका संक्रमण बढ़ रहा है, तो व्यक्ति को पानी से क्या करने लगता है, डर लगने लगता है। फिर क्या है, एक्सेसिव सलाइवेशन, मतलब अब व्यक्ति को नॉर्मल क्या है कि हमारे मुंह से लार नहीं गिरती है, लेकिन जब व्यक्ति को रेबीज का इन्फेक्शन होता है, कुत्ता काटने के बाद जब रेबीज का संक्रमण होता है तो उस व्यक्ति के मुंह में लार बहुत ज्यादा बनती है और वो बाहर भी आने लगती है। जिस तरह से कुत्तों के मुंह से लार टपकती रहती है, उसी तरह से एक साधारण व्यक्ति जब रेबीज के संक्रमण में आता है तो उसके मुंह में भी जो सलाइवा है वो अधिक मात्रा में बनती है और वो बाहर भी आने लगती है, तो ये लक्षण हमको दिखता है। नेक्स्ट क्या है, मसल्स स्पाज्म। व्यक्ति को बॉडी पेन बहुत ज्यादा होगा, जो मसल्स होंगे, मांसपेशियां होंगी, उनमें ऐंठन और दर्द की शिकायत भी रहती है, व्यक्ति बताता है, कंप्लेन करता है। नेक्स्ट क्या है, फोनोफोबिया। व्यक्ति को किसी भी तरह के साउंड से बहुत ज्यादा डर लगता है। फोनोफोबिया का मतलब होता है फियर ऑफ साउंड। जैसे कि अगर आपने दरवाजा खोला तो उस दौरान जो आवाज होती है व्यक्ति उससे डरता है, आप दरवाजा खट से बंद करते हैं व्यक्ति उससे डर जाता है, या फिर कोई बहुत तेजी से बात करता है तो व्यक्ति उससे भी डरने लगता है, खुद को मतलब कि एक तरह से छिपाने की कोशिश करने लगता है। ये लक्षण उसमें देखने को मिल जाते हैं। इसके अलावा एंगर, मतलब उसके अंदर गुस्सा भी बहुत अधिक रहता है, लोगों को देख के उसके अंदर एक क्रोध जैसा आता है। साथ ही क्या होता है, इरिटेबिलिटी, मतलब वो बहुत अधिक चिड़चिड़ा भी हो जाता है, तो ये सारे लक्षण उसमें दिखते हैं। इसके अलावा क्या होता है, हाइपर एक्टिविटी। व्यक्ति बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिविटी होता है। नॉर्मल जैसे हम लोग हैं, हमको कोई भी काम करने में, जैसे अगर हमको एक स्थान से दूसरे स्थान जाना है तो हम आराम से जाएंगे, लेकिन जो रेबीज से संक्रमित व्यक्ति होगा वो बहुत ही फास्टली उस वर्क को करेगा, बहुत ही फास्टली आम आदमी की अपेक्षा हमको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्या है, एट अ लेटर स्टेज। अब जब एक गंभीर स्टेज में व्यक्ति पहुंच जाता है, नॉर्मल ये सारे लक्षण तो उसमें दिखते ही हैं, लेकिन जब इन सब लक्षणों को हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं तो जो लास्ट में दिखने वाले लक्षण होते हैं उसमें हमको क्या दिखता है कि स्पाज्म इन द नेक एंड थ्रोट। व्यक्ति की जो गर्दन और ये थ्रोट गला वाला एरिया होता है वहां पे उसको ऐंठन होने लगती है, मरोड़ व्यक्ति को दिखने लगती है। वो क्या होता है कि नॉर्मल बात करते करते या फिर व्यक्ति बैठा ही है तो उसकी जो ये गर्दन है इसमें ऐसे स्पाज्म जैसा होने लगता है, मरोड़ जैसा ऑटोमेटिकली होने लगता है, क्योंकि अब उसका सीधे नर्वस सिस्टम क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है। इसके अलावा अब लास्ट में क्या होता है कि मेंटल कंफ्यूजन व्यक्ति को हो जाता है, मतलब कि अब वो लोगों को पहचान भी नहीं पाता है, उसके अंदर अब वो कंफ्यूजन डेवलप होने लगता है, उसका दिमाग अब काम करना धीरे धीरे बंद करने लगता है, उसकी जो एक्टिविटी होती है, उसके जो कार्य करने की क्रिया होती है या फिर जो उसका रहन सहन होता है वो बिल्कुल किससे से होने लगता है, एक जानवर की तरह होने लगता है। मतलब उसके बात करने का तरीका, उसके रहने का तरीका, लोगों से उनको पहचानने का तरीका, नॉर्मल इन्वायरमेंट में खुद को सेट करने का तरीका, ये सभी क्या होता है, धीरे धीरे चेंज होने लगता है। क्योंकि ये जितने भी हम लक्षण पढ़ रहे हैं ये सभी क्या है, ये सभी इस बात का संकेत है कि उस व्यक्ति के अंदर जो रेबीज का इन्फेक्शन है, संक्रमण है, वो हो रहा है। तो अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको कुत्ते ने काट रखा है और उस दौरान कुत्ते ने, बिल्ली ने या फिर चमगादड़ ने काट रखा है या फिर किसी भी जानवर ने काटा है, उस दौरान अगर उसके अंदर ये लक्षण दिख रहे हैं, मतलब इन सब में हम यहाँ पे टोटल 13 लक्षण की बात कर रहे हैं तो 2 को हम छोड़ देते हैं क्योंकि ये लेटर स्टेज के लक्षण है, तो हम 11 लक्षणों की बात करते हैं। अगर 11 में से 4 या 5 लक्षण भी दिख जाते हैं, इसका मतलब कि वो रेबीज के घेरे में आ गया है, उसको ये इन्फेक्शन लग चुका है। इसलिए हर व्यक्ति को ये सलाह दी जाती है कि वो रेबीज का इंजेक्शन पहले से ही लगवा ले। अगर किसी जानवर ने उसको काट दिया है तो 24 घंटे या 72 घंटे के अंदर ही वो ARV का वैक्सीन लगवा ले, क्योंकि इसका सिर्फ और सिर्फ एक उपाय है, वो है बचाव, प्रिवेंशन। हम इसका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते। अगर एक बार रेबीज हो गया तो फिर उसको बचाना संभव नहीं होगा, तो आप समय रहते इसका इलाज करवा लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो आई होप कि आज की वीडियो से आपको ARV की जो वैक्सीन होती है उससे रिलेटेड जो भी आपके सवाल होंगे सभी का समाधान मिल गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।